आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्पियर सर्कुलर लॉ। कल या परसों जो भी आपको वीडियो बना था उसमें हम लोगों ने सीखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कॉइल एट इट्स सेंटर एट इट्स एक्सिस। ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ हो गया था। अब बायो सेवर्ट लॉ का अल्टरनेट है। अब अल्टरनेट का मतलब क्या है? देखो, बायो सेवर्ट लॉ की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं। उसी तरीके से हम एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज़ करके भी मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालते हैं। ऐसे फर्स्ट यूनिट में कूलम्ब्स लॉ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलता था पॉइंट चार्ज को लेकर, और गॉसेस थ्योरम का यूज़ करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकलता था। इन द सेम वे एम्पियर सर्कुलर लॉ में भी मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है भाई? एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है वो लाइन इंटीग्रल और मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के बारे में एक हल्का सा मैं स्टेटमेंट इसका बोल देता हूँ कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू μ0 टाइम्स द नेट करंट आई थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ। किसी भी क्लोज पाथ के बाउंड्री के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल उस क्लोज पाथ के अंदर से पास होने वाली करंट का μ0 टाइम्स होता है। अब ये लाइन इंटीग्रल क्या चीज़ है? अब यहाँ पर हम लोग आते हैं भाई, हमने सीख लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है। फिर हल्का सा लाइन इंटीग्रल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। लाइन इंटीग्रल क्या, देखिए क्या है। ठीक है, अब देखिए क्या है। एक काम करते हैं, एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट ये बी है, या पी और क्यू मान लेते हैं। एक पॉइंट पी हो गया, एक पॉइंट क्यू हो गया। तो पी और क्यू के बीच में कोई रैंडम ये आर के पाथ हम लोगों ने बना दिया। ठीक है। लाइन इंटीग्रल मतलब किसी भी वेक्टर को लाइन के अलॉन्ग ऐड करना या कर्व के अलॉन्ग ऐड करना। सरफेस इंटीग्रल मतलब किसी भी वेक्टर को सरफेस में ऐड करना, जो हमारे गॉसेस थ्योरम में था। और एक वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। तीन टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। अब देखिए, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया। इस पॉइंट को मैंने वेक्टर ए, इस पॉइंट पर मैंने किसी वेक्टर की इमेजिनेशन करी ए, और यहाँ पर मैं छोटा सा एलिमेंट लिया, इसको मैंने डीएल का लेंथ। अपना सा करंट एलिमेंट, करंट फ्लो नहीं हो रहा, अगर करंट फ्लो होता आइडियल कर देते, करंट एलिमेंट बन जाता। तो डीएल इज एलिमेंट, ए इज वेक्टर, और ये जो एंगल है ये थीटा है। तो ए के हमने कितने कंपोनेंट करने भाई? दो। एक आएगा हमारा कॉस और एक आएगा हमारा साइन। तो जो कॉस होगा वो थीटा के अलॉन्ग आएगा, तो डीएल के अलॉन्ग आएगा, और जो साइन होगा वो एग्जैक्टली उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ए के दो कंपोनेंट हो गए सर, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो इस आर के अलॉन्ग कौन सा आ रहा है? ए कॉस थीटा। ए का केवल ए कॉस थीटा ही इसके अलॉन्ग आया, और जो ए साइन ए का केवल ए कॉस थीटा ही आएगा। ए का साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो पी क्यू के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो गया, या डीएल के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो गया। देखिए, आपको 11th में सिखाया था कि हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल में और वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट नहीं आता है। मतलब अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल 90 है, तो उनका एक दूसरे के ऊपर कोई कंपोनेंट नहीं आता है, वो एक दूसरे को कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ए के दो कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो केवल ए कॉस थीटा ही डीएल के अलॉन्ग आया, ए साइन थीटा डीएल के परपेंडिकुलर है। तो ए साइन थीटा को अब डीएल के अलॉन्ग नहीं ले सकते। तो ए का केवल कॉस वाला कंपोनेंट ही डीएल के अलॉन्ग है। तो अगर आपको ए को डीएल के अलॉन्ग लेना है तो ए कॉस ऑफ थीटा इंटू डीएल, पूरा ए नहीं आ रहा है, ए कॉस थीटा इंटू डीएल को हम लोग ए डी एल कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, या वेक्टर ए डॉट ऑफ डीएल भी कह सकते हैं। तो व्हाट डू मीन बाय ए डॉट डीएल? सर, ए का वो कंपोनेंट डीएल का अलॉन्ग है। तो वैसे आगे का एलिमेंट होता, उस एलिमेंट में भी ए वेक्टर, तो यहीं पे थोड़ा पूरा फील्ड है ना, तो एक पॉइंट पर नहीं, पूरा फील्ड हर जगह पर ए है। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है वो छोड़ दीजिए, आप कैसा वेक्टर, बस यहाँ पर भी कोई वेक्टर होगा, उस वेक्टर का भी डीएल का अलॉन्ग कॉस आएगा, तो वहाँ पर भी ए कॉस थीटा। आगे जाएंगे तो उसका भी डीएल का अलॉन्ग आएगा ए कॉस थीटा, पीछे जाएंगे उसका भी डीएल का अलॉन्ग आएगा ए कॉस थीटा। तो पी से क्यू तक ए के जितने भी कंपोनेंट हमने आए वो जोड़ दिए। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, कहाँ से कहाँ? पी टू क्यू। किसको जोड़ा है? ए को। किसके अलॉन्ग? इस आर के अलॉन्ग। तो कितना रहा? ए डॉट डी एल। तो पी टू क्यू ए डॉट डी एल क्या है? इसका मतलब निकले लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर ए अलॉन्ग दिस पाथ, इट इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल का मतलब आपको किसी भी वेक्टर को किसी भी लाइन के अलॉन्ग या किसी भी आर्क के अलॉन्ग जोड़ना है, तो इट इज लाइन इंटीग्रल। समझ रहे हैं? अब हम अपने रूल में आते हैं। देखिए भाई, मैंने क्या करा कि इस तरीके से कोई भी एक क्लोज पाथ बना लिया, कोई रैंडम क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ टू डायमेंशन ना, इस तरीके से मतलब कोई भी क्लोज पाथ रैंडम क्लोज पाथ है। ठीक है। अब इस क्लोज पाथ में एक पॉइंट लिया, तो यहाँ पर मैंने कहा भाई एक वायर है, ये वायर इस क्लोज पाथ को क्रॉस करते हुए जा रहा है। क्लोज पाथ एंड कोई भी रैंडम क्लोज पाथ इस तरीके से हो गया, और जो वायर है वो इस तरीके से, देखिए मेरा हाथ दिख रहा है, ये पेन जो है वो वायर है, तो इस वायर इस क्लोज पाथ के अंदर है। बाहर करेंगे तो ये वायर क्लोज पाथ के बाहर है। तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। तो इस क्लोज पाथ में जो वायर है, इस वायर में करंट जो फ्लो हो रहा है डैश 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 कर देते हैं, मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग है, एक्स वाई कर देते हैं। तो इस एक्स वाई वायर में कितना करंट है? आई।
अब इस एक्स वायर में आई करंट है, तो इस करंट के कारण इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हमने उस मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ना है, मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड को इस क्लोज पाथ के अलॉन्ग लाइन इंटीग्रेट करना है। तो मान लीजिए कर लिया, तो वैसे जैसे आई है तो आई ने चारों तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा, तो एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर इस वायर का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको मैं बी कह देता हूँ। जैसे हमने वहाँ पर वेक्टर ए कहा था ना, वैसे हमने बी कह दिया। एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर हम लोगों ने लिया और इस छोटे से एलिमेंट को हम लोगों ने डीएल कह दिया। बी और डीएल की उसका एंगल क्या है क्या नहीं वो आगे डिस्कस करेंगे। तो बी का कोई ना कंपोनेंट डीएल का लॉन्ग आएगा, तो कितना आएगा भाई, बी डॉट डीएल। वट इज बी डॉट डी एल? से बी डॉट डी एल इस बी का डी एल का लॉन्ग वाला कंपोनेंट। तो डी एल डी एल डी एल डी एल वायर है, तो वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम हर पॉइंट में ले रहे हैं और डी एल का लॉन्ग ऐड कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। लेकिन ये यहाँ पे हमने जो किया था, यहाँ पर जो हमने इंटीग्रेशन किया था वो कहाँ से कहाँ तक किया था, पी से क्यू तक। अच्छा, अब अगर ये क्यू दोबारा से यहाँ पर आ जाता तो भाई पी से क्यू, फिर क्यू से पी, तो कौन सा पाथ बन जाता है, क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ में इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं, ये यहाँ पर कहाँ है पी टू क्यू, इस वाले में क्या है क्लोज पाथ, मतलब इन क्लोज पाथ। तो भाई अब आपने क्या किया, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ। बी का क्लोज पाथ के अलॉन्ग लाइन इंटीग्रल किया, तो क्या स्टेटमेंट था कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का इस क्लोज पाथ के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल जो होगा वो इस क्लोज पाथ के अंदर कितना करंट जा रहा है उस करंट का म्यू जीरो टाइम्स होगा। तो ये है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। हमारा टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। टॉपिक का जो नाम है एम्पियर सर्किटल UITL सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो व्हाट इज स्टेटमेंट, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ। और मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया है, जिसको हम लोग जोड़ रहे हैं, उसी क्लोज पाथ के अंदर आने वाली करंट ने। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू द म्यू जीरो टाइम्स नेट करंट, म्यू जीरो टाइम्स नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द एरिया। अब ये एरिया किसने बनाया जी, ये एरिया इस लूप ने तो बनाया है, थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस लूप, थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस लूप, इट इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए आप इसको नोट कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट क्या है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, बी डॉट डी एल, बी का लाइन इंटीग्रल हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्लोज पाथ में हो रहा है। और जो वैल्यू आएगी वो उस क्लोज पाथ ने जो एरिया बनाया उस एरिया से पास होने वाले, उस क्लोज पाथ के अंदर से नेट करंट कितना पास हो रहा है उसका म्यू जीरो टाइम्स होगा। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स द नेट करंट आई थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ, that is B dot dl equal to mu zero I. this is एम्पियर सर्किटल लॉ। म्यू जीरो क्या था, कांस्टेंट था, क्या कहते थे उसको हम लोग, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, समझा की बात। तो ये चीज़ आपका है। गॉसेस थ्योरम जो था वो क्या था कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस, वहाँ पर क्लोज सरफेस था, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू म्यू जीरो टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। यहाँ पर क्या है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स द नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ। आपको याद होगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कहा था, याद है गॉसेस थ्योरम, क्यू अपन 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 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई डॉट डी एस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डी एस, ये सरफेस इंटीग्रल था बेसिकली बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन, इनक्लोज सरफेस। और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, इनक्लोज लूप, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along any closed surface generated volume, line integral of magnetic field around any closed loop generated area। समझे, तो वहाँ क्लोज सरफेस ने जो वॉल्यूम बनाया था उस वॉल्यूम में कितना चार्ज था, यहाँ क्लोज एरिया ने लूप ने कितना एरिया, क्लोज लूप ने कितना एरिया बनाया उस एरिया से पास होने वाला करंट। तो ये आपका है एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में या मैग्नेटिज्म में बिल्कुल सेम है जैसा कौन था, गॉसेस थ्योरम था, कहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉसेस थ्योरम था वही चीज़ यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ कर रहा है। एक बार फिर मैं इसका स्टेटमेंट बोलता हूँ, याद रखना। The line integral of magnetic field B around any closed loop is equal to mu zero times the net current I threading through the area enclosed by the path। ठीक है, ये आपका क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छा एक काम और करते हैं, अब मान लीजिए ये क्लोज लूप है, क्या है, क्लोज लूप है। अब इस क्लोज लूप में हम लोग कुछ वायर्स ले लेते हैं। ठीक है, देखना भाई, एक मैंने क्या लिया, एक वायर ये लिया,
ठीक है, एक वायर और ले लेते हैं 2, एक वायर और ले लेते हैं 3, एक वायर और ले लेते हैं 4, एक वायर और ले लेते हैं 5। देखिए इसमें कितना करंट है I1, इसमें कितना करंट मान लेते हैं I2, इसमें कितना करंट मान लेते हैं I3, इसमें कितना करंट मान लेते हैं I4, इसमें कितना करंट मान लेते हैं I5। देखिए I1 में करंट है, यस, तो इसने चारों तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा होगा, बिल्कुल किया होगा। I2 वायर में करंट है, तो इस वायर ने भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा, इस वायर ने भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा, इस वायर ने भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इस वायर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने इस क्लोज पाथ के अलॉन्ग जोड़ना है, इस क्लोज पाथ के अलॉन्ग जोड़ना है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। कहाँ जोड़ना है, क्लोज पाथ में। पाथ मतलब लेंथ, तो लेंथ के अलॉन्ग क्या करना है, ऐड करना है, मतलब क्या करना है, लाइन इंटीग्रल करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करना है, किस मैग्नेटिक फील्ड का, जो इन वायर में फ्लो होने वाली करंट ने प्रोड्यूस किया है, और उसका लाइन इंटीग्रल किसके बराबर आएगा, इस क्लोज लूप के अंदर आने वाले करंट के म्यू 0 टाइम्स। देखिए इसमें करंट ऊपर को है, अब एक पॉइंट ये पकड़ते हैं, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को पकड़ते हैं, इसमें करंट कहाँ को है, ऊपर को I1 में, ऊपर I2 ऊपर को है, ऊपर को अंगूठा से पकड़ोगे कहाँ को आएगा, अंदर को आ रहा है। अच्छा पाम रूल लगाओगे तो ये करंट रिस्ट कहाँ पर आएगा, जहाँ पर वायर है, उंगलियाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अंगूठा ऊपर को नीचे को, तो इस वायर का यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नीचे को, यहाँ इस वायर के कारण यहाँ निकालते ऊपर को आता, ऐसे करोगे ऊपर को आएगा। इस वायर को पकड़ते हैं, यहाँ निकालते हैं, अब इसमें कहीं नीचे को है, तो वायर ऐसे पकड़ोगे तो यहाँ से ऊपर को नहीं आ रहा है, या इस तरीके से करोगे ऊपर को, कहीं नीचे को है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को है, नीचे को, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को है, ऊपर को, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ को आएगा, नीचे को, यानी कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जुड़ रहा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, तो ये अपोज कर रहा है ना, तो इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल भी घटेगा। अब ये जो I1 और I5 हैं ये इस क्लोज लूप के बाहर हैं, तो ये कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसको हम जब प्रूफ करेंगे तो उसको बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे जो इस ब्लू कलर का क्लोज पाथ है, इस क्लोज पाथ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा, यानी कि B.dl, वो इस क्लोज पाथ के अंदर आने वाली करंट, अब अंदर कौन कौन आ रहा है भाई, म्यू 0 टाइम्स I1 बाहर है, कंट्रीब्यूट नहीं होगा, I5 बाहर है, ये भी यूज़ नहीं होगा। कौन कौन यूज़ होंगे, एक I2 यूज़ होगा, एक I3 यूज़ होगा और एक I4 यूज़ होगा। तो म्यू 0 टाइम्स I2 माइनस I3 प्लस I4, तो भाई आपने माइनस क्यों किया, क्योंकि ये अपोजिट था। अब अगर तीनों में करंट ऊपर को होता तो म्यू 0 टाइम्स I2 प्लस I3 प्लस I4, अगर तीनों में करंट ऊपर को होता, तीनों में करंट का डायरेक्शन सेम होता, तो उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो जुड़ता, तो मैग्नेटिक फील्ड जुड़ता तो उसका लाइन इंटीग्रल भी बढ़ता, B.dl बढ़ता। लेकिन अब यहाँ पर I2 और I4 एक डायरेक्शन में, तो किसी पॉइंट में इनका मैग्नेटिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये अपोजिट है। अगर ये अपोजिट है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट आएगा, इन दोनों का अपोजिट आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट आएगा तो ये जो है इनके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को घटाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल घटेगा तो म्यू 0 टाइम्स I3 भी किस में आएगा, नेगेटिव में। तो इट इज़ एम्पियर सर्किटल लॉ। ये कैसे याद हो गया, चलो एक बार पूरी पर कर लेते हैं कि किसी भी क्लोज पाथ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल उस क्लोज पाथ के अंदर पास होने वाला जितना भी करंट है उस करंट का म्यू 0 टाइम्स होगा। ये लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बिल्कुल वही काम करेगा जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस थ्योरम कर रहा था। इसको बायोसेवर्ट का अल्टरनेट भी हम लोग कह सकते हैं। बायोसेवर्ट की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाला करते थे, इंटेंसिटी, इसकी मदद से भी हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कर, इस थ्योरम को यूज़ करके भी हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो इट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू म्यू 0 टाइम्स द नेट करंट, म्यू 0 टाइम्स द नेट करंट I थ्रू द एरिया इनक्लोज बाय। तो पास में क्या सब स्टेटमेंट आपको पहले स्टेटमेंट लिखेंगे फिर लिखेंगे, ये आपका आ गया एम्पियर सर्किटल लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर था वो फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, फ्लक्स वाले चैप्टर में। यहाँ पे कोई वायर क्लोज पाथ के बाहर होगी तो वो लाइन इंटीग्रल में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपका लाइन एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है ना, प्रूफ दो तरीके से भाई, फॉर एनी क्लोज लूप, क्लोज सर्कुलर लूप, और फॉर एनी आर्बिट्री पाथ। एक क्लोज लूप के लिए होगा और एक आर्बिट्री पाथ के लिए होगा। देखिए क्लोज सर्कुलर लूप, ठीक है, ठीक है, देखिए भाई अब क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको पहला प्रूफ क्या है, फॉर सर्कुलर क्लोज पाथ, CIRCULR, सर्कुलर क्लोज पाथ, सर्कुलर क्लोज पाथ। दो तरह का प्रूफ है, एक सर्कुलर क्लोज पाथ में और एक आर्बिट्री क्लोज पाथ में। ठीक है, दोनों में एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। ठीक है, देखिए भाई
यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर क्लोज पाथ लिया, इट इज सर्किल, ये सर्कुलर सेंटर है और ये करंट पास हुई आई, करंट कितना पास हुआ आई, ठीक है ना, आई, एंड इट इज ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। फॉर्मूला याद है आपको, कौन सा फॉर्मूला? चलिए मैं याद दिलाता हूँ, बी इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 आई अपॉन डी साइन φ1 प्लस साइन φ2। कौन सा फॉर्मूला है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइट लेंथ के लिए φ1 भी 90 था, φ2 भी 90 हो गया, याद होगा आपको। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के एक सिरे के पास निकाल रहे थे तो φ1 0 φ2 90 या φ2 0 φ1 90। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के एक सिरे के करीब अभी हम नहीं हैं, दोनों तरफ फैला है, कहीं बीच में है, तो φ1 भी 90 और φ2 भी 90, φ1 भी 90 φ2 भी 90, साइन 90 1 साइन 91 1 + 1 2 थीटा म्यू 0/2 पाई आई अपॉन डी। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस स्ट्रेट वायर एट एनी पॉइंट? म्यू 0/4 पाई आई अपॉन डी साइन φ1 प्लस साइन φ2 मैग्नीट्यूड है। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस मैंने आर मान लिया और एक पॉइंट ये है। अब ये वायर है, आपको मालूम है जब इस वायर में, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में करंट आई फ्लो होगा तो करंट के फ्लो होने से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा और मैग्नेटिक फील्ड सर्किल के फॉर्म में आता है। अब वो सर्किल या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी, करंट ऊपर को है तो ऐसे इस तरीके से घूमेगा, करंट नीचे को होता आप ऐसे पकड़ते, वो इस तरीके से घूमता, तो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। करंट कितना है आई, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट आया उसके अलोंग है, तो इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड बी। अब छोटा देखो टेंजेंट के अलोंग बी लिया तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा डी है वो तो टेंजेंट में ही होगा, कॉमन सेंस है ना भाई। अगर आप ये काम करते हैं, ये आपने एक सर्किल लिया, इसके किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट कुछ इस तरीके से है, तो डीएल ये है ना, इट इज़ डीएल। देखिए डीएल जो यहाँ पर मैं खींच रहा हूँ ये सर्किल में भी है और ये टेंजेंट में भी है, तो मतलब डीएल और इसके बीच का एंगल कितना हो गया 0। तो यहाँ पर डीएल थोड़ा अलग दिखा रखा है लेकिन वो सर्किल में है, तो इट इज़ डीएल। तो यहाँ पर जो लाइन आ गया ये आपका डीएल है, ये आपका बी है, तो यहाँ पे बी और डीएल के बीच का एंगल कितना हो गया 0, ठीक है। हमको एम्पलीट्यूड प्रूफ करना है। नाउ वी फाइंड, क्या निकाल, देखो नाउ क्या निकालते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल निकाल लें, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल हम लोग यहाँ पर निकाल लें। अच्छा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल निकाल लें। अब ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, बी डॉट डी एल कितना होगा, बी डी एल कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, बी और डी एल के बीच का, तो कितना आ गया भाई, बी डी एल कॉस ऑफ 0, बी और डी एल के बीच का एंगल 0 है, तो कितना आ गया भाई, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 कितना हो गया 1। अब b कितना है भाई, व्हाट इज b, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था b कितना था, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर क्या था b, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन डी साइन φ1 प्लस साइन φ2 फाइनाइट। इनफाइनाइट में φ1 φ2 दोनों 90 हो गए थे, साइन 90 प्लस 90 साइन 90 प्लस साइन 92, 2 से कट के म्यू 0/2 पाई, डी डिस्टेंस था ना वायर से, और अपना डिस्टेंस यहाँ पर कितना है भाई आर, तो b का वैल्यू कितना होगा भाई, म्यू 0/2 पाई आई अपॉन आर, ये हमने यूज़ करता है, ये हमने पीछे निकाला था। तो दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन बी का वैल्यू कितना आ गया भाई, बी का वैल्यू आ गया म्यू 0/2 पाई आई अपॉन आर इंटू डी एल। म्यू 0/2 पाई क्या है, कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। करेंट चेंज हो रहा है नहीं, तो आई भी कांस्टेंट है। अगर मैं एलिमेंट यहाँ ले लूँ तो उस एलिमेंट की भी डिस्टेंस कितनी होगी आर, मैं एलिमेंट यहाँ ले लूँ तो उसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर से आर, तो मतलब आर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी कांस्टेंट है। तो कहाँ आ गया बाहर, अंदर कितना बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, डी एल 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 सब आपने जोड़ दिया तो क्या बन गया, पेरीफेरी, और पेरीफेरी कितना होता है 2 पाई आर, तो कितना हो गया भाई आपका म्यू 0/2 पाई आई अपॉन आर, तो था ही था। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना हो गया 2 पाई आर, क्यों, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कटा, कितना बच गया
म्यू जीरो आई। क्या सॉल्व करना था, किसके लिए निकाला, बी डॉट डी एल का, कहाँ, क्लोज पाथ में। क्लोज पाथ कैसा था, सर्कुलर, तो सर्कुलर क्लोज पाथ में बी डॉट डी एल के इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना है, उस क्लोज पाथ के अंदर जो वायर है उस वायर में जो करंट आई है उसका म्यू जीरो टाइम, दैट इज क्या प्रूफ हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट ऑफ डी एल इज इक्वल टू सॉल्व बी डॉट डी एल को सॉल्व करते हुए कितना लेके आए, म्यू जीरो आई। तो इट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ में कल याद हो गया होगा, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू म्यू जीरो टाइम द नेट करेंट थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज बाय द क्लोज लूप। ठीक है, तो ये क्या है, एम्पियर सर्कुलर लॉ, दिस इज प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर सर्कुलर क्लोज पाथ, ये फॉर सर्कुलर क्लोज पाथ कर, ठीक है ना। अब हम लोग प्रूफ करते हैं फॉर एनी आर्बिट्री क्लोज पाथ, किसके लिए, फॉर एनी आर्बिट्री क्लोज पाथ के लिए हम लोग यहाँ पर इसको प्रूफ करते हैं। देखिए अभी जो क्लोज पाथ मैंने बनाया, मैं उस क्लोज पाथ को भी ऐसा बनाने वाला हूँ, थोड़ा बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लोज पाथ है, हाँ, सर्कुलर तो बिल्कुल नहीं है। फॉर एनी आर्बिट्री क्लोज पाथ, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर सर्कुलर क्लोज पाथ, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर एनी आर्बिट्री क्लोज पाथ। तो यहाँ पर ये वायर है, सेंटर है, ये चले गए वायर, ठीक है, आर्बिट्री क्लोज पाथ, करंट कितना है, आई, करंट कितना है इस वायर में, आई, क्रॉस कर चलता है ना। अब हमको फिर से क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इस आर्बिट्री क्लोज पाथ में, और उसका हमको वैल्यू म्यू जीरो आई के बराबर प्रूफ करना है। अच्छा, इसमें खास बात क्या थी, इसमें जितने भी एलिमेंट होते उन सभी एलिमेंट का यहाँ से डिस्टेंस सेम होता, आर सेम था। यहाँ पर हम बहुत सारे एलिमेंट लेंगे, तो एक एलिमेंट मैंने यहाँ पर जो लिया वो ये लिया, इट इज़ डी एल वन, एक एलिमेंट ये लेते हैं, एक एलिमेंट मैं यहाँ लेता हूँ, एक एलिमेंट मैंने ये लिया, कैसे कितने एलिमेंट आएंगे, चलते रहेगा ना, एन एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट जो है इसकी लेंथ मान लेते हैं डी एल वन, और इस एलिमेंट का ओ से जो एवरेज डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट आर वन के बराबर, आर वन। अब अलग अलग पॉइंट का अलग अलग होगा ना डिस्टेंस, लेकिन डी एल वन अपना बहुत छोटा क्वांटिटी है, तो इसका हर पॉइंट का डिस्टेंस ऑलमोस्ट ओ से आर वन मान लिया, मेंशन कहीं पर नहीं है, मान लिया। और इसने जो एंगल बनाया ओ के साथ डी एल वन ने, वो थीटा वन बनाया, तो एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, तो थीटा वन इक्वल टू डी एल वन अपॉन डिस्टेंस कितना है, आर वन, तो एंगल इक्वल टू इसको आर्क मानेंगे, और इसका जो ओ से एवरेज डिस्टेंस वो कितना है, आर वन, तो थीटा वन इक्वल टू डी एल वन अपॉन आर वन। ये कितना है भाई, डी एल टू, और इसका जो ओ से एवरेज डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं आर टू। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा ना, क्योंकि डी एल टू बहुत छोटा है, तो डी एल टू का ओ से लगभग जो डिस्टेंस आर टू, और एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा टू। तो व्हाट इज थीटा टू, थीटा टू होगा डी एल टू अपॉन आर टू, ठीक है। अगला केस, जो अगला अपना एलिमेंट ये है, तो इसकी लेंथ हम लोग कितनी मान लेते हैं, डी एल थ्री, और इसका ओ से जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम लोग कितना मान लेते हैं, आर थ्री, और जो एंगल है वो एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा थ्री। ऐसे कितने एलिमेंट हैं सर, डी एल वन, डी एल टू, डी एल थ्री, डी एल फोर, डी एल फाइव, डी एल सिक्स, डी एल सेवन, डी एल एट, डैश 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 डी एल एन। ये पहला एलिमेंट नहीं है, ये सबसे लास्ट का एलिमेंट है, सबसे लास्ट। सबसे पहला डी एल वन, फिर डी एल टू, फिर डी एल थ्री, फिर डी एल फोर, डी एल फाइव, डी एल सिक्स, डी एल सेवन, चलते 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 डी एल है। पहले का एवरेज डिस्टेंस आर वन, आर वन कहीं पर मेंशन नहीं है, आप याद रखिए डिस्टेंस आर वन है। दूसरे का एवरेज डिस्टेंस आर टू है, तीसरे का एवरेज डिस्टेंस आर थ्री है, इसका एवरेज डिस्टेंस आर फोर होगा, एंगल थीटा फोर होगा। चलते 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 इस डी एल एन का जो एवरेज डिस्टेंस होगा वो आर एन होगा, और एंगल अपना थीटा एन होगा। समझ में आ गई बात। सर्कुलर क्लोज पाथ के लिए जब हमने प्रूफ किया तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि इस सर्कुलर क्लोज पाथ में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट का ओ से डिस्टेंस सेम होगा।
मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है μ0/2πi/r। तो इन सब का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, बी डिस्टेंस जितने भी एलिमेंट, उन सभी एलिमेंट का ओ से डिस्टेंस सेम है, तो बी भी हर पॉइंट में क्या होगा, सेम इन मैग्नीट्यूड। तो अगर बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो बी कहाँ जाना है, बाहर, पूरा बी बाहर आएगा ना। लेकिन यहाँ पे हर पॉइंट में मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग, तो बी ईजिली बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, तो इसका जब हम लोग लाइन इंटीग्रल करेंगे, देखो तो अब यहाँ पे क्या है, हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट ऑफ डी एल, मतलब बी डॉट डी एल को लिया और जोड़ दिया। तो अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेगा क्योंकि बी कांस्टेंट नहीं है, तो क्या किया, यहाँ पे वायर में करंट है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, यस, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ। लेकिन सभी एलिमेंट का ओ से एवरेज डिस्टेंस अलग अलग है, सभी एलिमेंट का ओ से एवरेज डिस्टेंस अलग अलग है, तो सभी पर मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग होगा। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का बी कितना था भाई अपना, बताइए, μ0/2πi/r। थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था, है ना। तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0/2πi/r1। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस वायर से μ0/2πi/r2। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0/2πi/r3। चलते रहेगा भाई। तो बी डॉट डी एल को हम अलग अलग एलिमेंट में सेपरेट करके जोड़ते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जो लाइन इंटीग्रल आया वो b1 डॉट dl1 है। यहाँ पे अगर जोड़ोगे लेंथ कितना है, dl2, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ b2 होगा, डिस्टेंस चेंज हो गई तो b भी चेंज हो जाएगा, प्लस b2 डॉट ऑफ dl2। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड b3 है, एवरेज डिस्टेंस r3 है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा b3 डॉट ऑफ dl3, प्लस यहाँ पे होता मैग्नेटिक डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस r4 होता, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता, तो b4 डॉट dl4, b5 प्लस b5 डॉट dl5 प्लस b6 डॉट dl6, चलते 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 यहाँ पे प्लस कितना, डैश 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 प्लस bn डॉट ऑफ dln। नहीं आया समझ में, क्लियर है। यहाँ पर कितना है, b1 डॉट dl1, b2 डॉट dl2, b3 डॉट dl3, b4 डॉट dl4, b5 डॉट dl6 प्लस चलते 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 bn डॉट dln। तो इस एलिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड को ले लिया, इस एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड को ले लिया, इस एलिमेंट की लेंथ के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को लिया, और उन सबको अगर जोड़ दिया तो ये चीज़ तो बनेगी, ठीक है। अब b1 डॉट dl1, अब देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंट का लॉन्ग आएगा, सिंपल सी बात है, टेंजेंट और dl में अभी थोड़ी देर पहले बताया जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट dl और b ऑलमोस्ट सेम होगा, तो यहाँ पर जो b होगा वो टेंजेंट का लॉन्ग होगा, और टेंजेंट में dl बैठा होगा। अब तुमने कहा सर dl तो बड़ा दिखा रखा है, वो टेंजेंट में कहाँ है, अरे भाई जानबूझ के बड़ा दिखा रखा है, d लिमिटिंग केस है, बहुत छोटा है, तो टेंजेंट के ऊपर ही आएगा, तो टेंजेंट के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और ये टेंजेंट के ऊपर, तो एंगल 0। यहाँ पर टेंजेंट के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये टेंजेंट पे मैग्नेटिक फील्ड एंगल 0। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट का लॉन्ग और dl3 टेंजेंट में बैठा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और dl के बीच का एंगल फिर 0। तो b1 डॉट dl1 कितना आ गया, b1 dl1 cos 0 प्लस a डॉट बी ना, ए बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ dl1 cos 0। यहाँ पे b2 का मॉड, अब मॉड का मतलब एरो हट जाएगा, ठीक है, इंटू dl2 का मॉड cos 0 प्लस b3 dl3 cos 0, cos 0 1 होता है, प्लस चलते रहेगा कितना, bn dln cos 0। यहाँ cos 0 नहीं लिखा मैंने, आप लिख सकते हैं cos 0, यहाँ भी कितना आ गया cos 0 1 रहा। तो ये क्या निकल के आ गया भाई आपका इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखना भाई यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl है, इसको दोबारा से कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है, b डॉट ऑफ dl क्या है, जोड़ रहे हैं, कहाँ जोड़ रहे हैं, क्लोज लूप में जोड़ रहे हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, dl1 के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस कितनी मानी थी हम लोगों ने, r1। एवरेज डिस्टेंस r1 मानी है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, b1। यहाँ एवरेज डिस्टेंस कितना माना है, r2, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, b2। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना था, b1, लेंथ कितनी है, l1, तो b का कितना पार्ट यहाँ पर आएगा, b1 डॉट dl1, दूसरे वाले में प्लस b2 डॉट dl2, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ गया, b3 डॉट dl3। और इन देखो हम मैग्नेटिक फील्ड को इन एलिमेंट का लॉन्ग जोड़ते जा रहे हैं,
और इनको जोड़ने के बाद जो चीज़ आ रही है उसको भी आपस में जोड़ रहे हैं। तो हम बी डॉट डी एल को जोड़ रहे हैं कहाँ, चलते 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 हम दोबारा यहाँ आ गए। तो कहाँ जोड़ा भाई हम लोगों ने, इन क्लोज लूप। फाइनल कहाँ आ गया भाई हमारा, प्लस कितना, प्लस बी एन डॉट ऑफ डी एल एन, बी एन डॉट डी एल एन। अब फिर से कहानी वही, देखिए भाई अब फिर से वही कहानी करते हैं। क्या, यहाँ पर कितना एंगल, यहाँ पर जो बी आएगा टेंजेंट के अलॉन्ग आएगा, टेंजेंट के अलॉन्ग बी आया और डी एल भी वहीं को है, तो बी और डी एल को इसका एंगल 0। यहाँ पर बी टेंजेंट के अलॉन्ग आएगा तो बी और डी एल टू के बीच का एंगल भी 0। ठीक है, तो कितना आ गया भाई हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट ऑफ डी एल, तो बी वन डॉट डी एल वन, बी वन डी एल वन कितना, टेंजेंट के अलॉन्ग कॉस 0, प्लस यहाँ पर बी टेंजेंट के अलॉन्ग आएगा, डी एल टू वहीं को है, प्लस कितना, बी टू कमॉन डी एल टू कॉस 0, फिर प्लस बी थ्री डी एल थ्री कॉस 0, फाइनली कहाँ पहुँचे, प्लस बी एन डी एल एन कॉस 0। तो क्या निकल के आएगा अभी बताइए, ऐसा क्यों किया, बी डॉट डी एल वन, बी टेंजेंट के अलॉन्ग आएगा, डी एल उस टेंजेंट के ऊपर बैठा है तो एंगल 0, यहाँ पर भी टेंजेंट के अलॉन्ग आएगा, डी एल टू टेंजेंट को बैठा है तो एंगल 0, तो बी डी एल वन के बीच का एंगल 0, बी टू डी एल टू के बीच का एंगल 0, बी थ्री डी एल थ्री के बीच का एंगल 0, चलते चलते बी एन और डी एल एन के बीच का एंगल भी 0। तो उसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज बी, वैल्यू क्या था भाई, म्यू 0.2 पाई आई अपॉन आर। तो इस एलिमेंट का एवरेज डिस्टेंस कितना है, r1, तो b1 कितना होगा भाई, म्यू 0/2 पाई आई अपॉन r1 इंटू डी एल वन कॉस 0/1, प्लस डी एल टू का एवरेज डिस्टेंस कितना है r2, तो p2 कितना आ गया, म्यू 0/2 पाई आई अपॉन r2 इंटू डी एल टू कॉस 0/1, b3 कितना है, म्यू 0/2 पाई आई अपॉन r3 इंटू डी एल थ्री कॉस 0/1। समझ रहे ना, दिखाई दे रहा है ना, ये दिखी रहा होगा, ये भी पड़ गया। ठीक है, चलते 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 यहाँ तक आए, प्लस बी एन कितना है, म्यू 0/2 पाई आई अपॉन आर एन इंटू डी एल एन। ठीक है, अब देखिए म्यू 0/2 पाई सब में है, आई सब में है, कॉमन ले लेते हैं, तो म्यू 0/2 पाई इंटू आई कॉमन आ गया, कितना बचा, डी एल वन डॉट अपॉन आर वन, प्लस यहाँ कितना बचा, डी एल टू अपॉन आर टू, प्लस यहाँ कितना बचा, डी एल थ्री अपॉन आर थ्री, प्लस कहाँ तक पहुँच गए, डी एल एन अपॉन आर, डी एल एन अपॉन आर। डी एल वन क्या है, डी एल वन बेसिकली, डी एल वन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो डी एल वन है, डी एल वन इज आर्क, आर्क ना, और एवरेज डिस्टेंस कितना है आर वन, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, डी एल वन अपॉन आर वन, आर्क अपॉन रेडियस कितना बना, थीटा वन, तो डी एल वन अपॉन आर वन कितना हो गया भाई, म्यू 0/2 पाई आई, डी एल वन अपॉन आर वन कितना हो गया, थीटा वन, प्लस डी एल टू अपॉन आर टू, डी एल टू आर्क, आर टू रेडियस, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस थीटा टू, सेम थीटा थ्री, सेम थीटा फोर, सेम थीटा एन। अब देखिए थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर, थीटा फाइव, थीटा सिक्स, थीटा सेवन, थीटा एट, थीटा नाइन एंड सो ऑन, यहाँ तक पूरा घूम गए, तो कितना होता है पूरा 2 पाई, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया जी हमारा 2 पाई, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर प्लस थीटा फाइव डैश 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 डैश, यहाँ तक आ गए, पूरा घूम गए 2 पाई, तो एक बार 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई निपट लिया, म्यू 0 आई, हो तो गया प्रूफ। तो म्यू 0/2 पाई इंटू आई, और ये चीज़ किसके बराबर आ गई 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई फिर निपट लिया, म्यू 0 आई, तो किसका निकल गया भाई हमारा, किसका वैल्यू निकाला हम लोगों ने, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट ऑफ डी एल, और ये किसके बराबर आ गया, म्यू 0 आई। इट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ, किसके लिए, फॉर एनी आर्बिट्री क्लोज पाथ, फॉर एनी, कहाँ गया, फॉर एनी आर्बिट्री क्लोज पाथ, हाँ फेंक दिया मैंने, ठीक है, फॉर एनी आर्बिट्री क्लोज पाथ, अच्छा ये रहा, ठीक है, फॉर एनी आर्बिट्री क्लोज पाथ, ये किसके लिए था, फॉर सर्कुलर क्लोज पाथ, याद है। तो भाई आज आपका हो गया एम्पियर सर्कुलर लॉ, किसके लिए, फॉर एनी आर्बिट्री क्लोज पाथ, और किसके लिए, फॉर सर्कुलर क्लोज पाथ। क्या एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू म्यू 0, ठीक है, यहाँ से
क्या टॉपिक है आज का? एम्पेयर सर्किट लॉ। क्या है? लाइन इंटीग्रल। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या होता है? किसी भी क्लोज पाथ को, किसी भी वेक्टर को छोटे छोटे लाइन के अलॉन्ग जोड़ना, ठीक है ना। ये था एम्पेयर सर्किट लॉ। तो लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स द नेट करंट आई थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ। यहाँ पर इस क्लोज पाथ में केवल कितना करंट है? आई। तो बी डॉट डी एल म्यू0 है। यहाँ कितना करंट है? I1 I2 I3 I4 I5। तो I1 और I5 नहीं आएगा, केवल I2 I3 और I5 आएगा। तो बी डॉट डी एल म्यू0 टाइम्स I2 माइनस I3 प्लस I4। माइनस क्योंकि अपोजिट है, एरो ऊपर को होता तो म्यू0 टाइम्स I2 प्लस I3 प्लस तीनों में नीचे को होता तो भी तीनों प्लस होते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों में ऊपर को होता है नीचे को होता तो म्यू0 टाइम्स I1 प्लस I3 I2 प्लस I3 माइनस जो भी आपका है, जो अपोजिट होगा उसको आप लोग नेगेटिव में लेंगे। कर लोगे ना। तो ये क्या भाई? एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, आज नहीं करते हैं, कल करेंगे इसके एप्लीकेशन। थैंक यू।